Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chemical bonding class 11th NCERT chemistry का ये lecture है और today we are going to discuss polarity. Actually ये जो polarity है this will be helpful in physics as well as chemistry, दोनों ही जगह पे आपको ये काम आएगी, ठीक है। इससे पहले हम इसी सीरीज़ में यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें बहुत सी चीज़ें और भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उनको वॉच करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक पोलैरिटी। पोलैरिटी देखिए, पोलैरिटी क्या है एक्चुअली, क्या है ना कि एक कॉन्सेप्ट है, हमने अब तक जो है डिस्कस किया है वो है बॉन्ड के टाइप्स। दो टाइप के हमने बॉन्ड पढ़े हैं, एक था हमारा आयोनिक बॉन्ड, एक था हमारा आयोनिक बॉन्ड एंड दूसरा जो था वो था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये दो टाइप के जो बॉन्ड है वो हमने अब तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्या आयनिक बॉन्ड हमेशा 100% आयनिक होता है? क्या ये आयनिक बॉन्ड हमेशा 100% आयनिक बॉन्ड होता है, या क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है? इसी को हमें डिस्कस करना है, इसी को हमें डिस्कस करना है। और जो रियलिटी है वो ये है कि कोई भी बॉन्ड 100% न तो आयनिक होता है, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं आपको कि कोई भी आज की दुनिया में, है ना, आज की दुनिया में कोई भी जो है आदमी सच नहीं होता है, 100% सच नहीं होता है, और कोई भी आदमी 100% झूठा भी नहीं होता है, ठीक है। 100% सच का मतलब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पे आपको उसके अंदर झूठा जो होता है करना ही पड़ता है, उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। और कोई अगर ऐसे कहे कि ये 100% झूठा है तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे पूछोगे कि भाई आपका नाम क्या है तो नाम तो सही बताएगा ना, तो नाम सही बताएगा इसका मतलब तो वो 100% झूठा तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर होता है कुछ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए, हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो देखिए एग्जांपल्स की बात कीजिए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, Cl2 का मॉलिक्यूल बनता है, और आपके नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका फॉर्मेशन जो होता है दैट इज ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। हमें ये पता है कि ये जो ऐसा कुछ होता है ये किसकी वजह से होता है? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स के बीच में होता है, सिमिलर एटम्स के बीच में होता है, तो वहां पर तो देखिए हमें कोई दिक्कतें नहीं आती है, वहां पर तो कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कतें कहाँ आती है? देखिए एग्जाम्पल देखिए कि अब कौन सी दिक्कत की बात कर रहे हैं हम, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ने क्या बना लिया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स ने क्या बना लिया? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और ये जो बॉन्ड बनता है इसको ही तो हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज डिनोटेड बाई HH। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है दोनों की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जितना हाइड्रोजन इसको शेयर इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जितना ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये हाइड्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ? इससे ये होगा कि ये जो आपके शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम दोनों के बीच में रहेंगे हमेशा, ओके। द इलेक्ट्रॉन्स of shared pair, the electrons of a shared pair will be located between the atoms, between the atoms, दोनों एटम्स के बीच में होंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो होता है, ऐसे जो होता है उस बॉन्ड को जो है हम क्या बोलते हैं?
वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर किसी टाइप का कोई चार्ज का जनरेशन नहीं हुआ है, कोई टाइप का चार्ज का जनरेशन नहीं हुआ है। सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जो होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं HF की, HF की, ठीक है। और HF से प्रॉब्लम है तो आप HBr ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट डजेंट मैटर। ये जो है मॉलिक्यूल्स ये होते हैं होमो का मतलब क्या होता है, होमोमोलिकुलर या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हैं इनको, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियस, वो तो सेम ही होता है ना। आप इस न्यूक्लियस की बात करो या इस न्यूक्लियस की बात करो, दोनों में सेम ही न्यूक्लियस है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी बात करते हैं, यह है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग एटम है, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो देखिए ये है आपका ऑक्सीजन, और Br की अगर आप बात करते हैं तो जो Br होता है वो ब्रोमाइन जो जिसको हम बोलते हैं, उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इन दिस वे जो है आपका Br यानी HBr का फॉर्मेशन होता है, इन दिस वे HBr का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि HBr का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ब्रोमाइन और हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरिजन करते हैं, इफ़ यू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और ब्रोमाइन, इन दिस केस ब्रोमाइन एंड हाइड्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का जो किसी शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ब्रोमाइन अपनी ओर खींच के रखता है। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो एग्जैक्टली बीच में नहीं होंगे, इसकी तरह नहीं होंगे, तो किधर जाएंगे, कुछ ब्रोमाइन की तरफ चले जाएंगे। ब्रोमाइन क्या कर लेता है, उनको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दिस इज ऑल्सो ए कोवेलेंट बॉन्ड, बट सच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलरिटी आ गई यहाँ पर, पोलरिटी का मतलब यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, फिर अब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करता है ये, और हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा इससे दूर चला गया है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे हम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, एटम भी बोल सकते हो। ये बात समझ में आ गई है, तो अब आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आपको ऐसा कुछ दिख जाता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आप तैयार हो पोलराइजेशन पढ़ने के लिए। नाउ यू आर रेडी टू डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन, ठीक है। ये पोलराइजेशन हो गया है, ठीक है, आपका पोलराइजेशन का टॉपिक तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ से डायपोल मोमेंट की। अब ये डायपोल मोमेंट जो है, ये वही डायपोल मोमेंट है जिसके बारे में आप लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में भी डिस्कस करते हैं। द डायपोल मोमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू कैसे लिखते हैं, एक यू बनाते हैं, यू वाला, और उसका जो लेफ्ट वाला जो साइड है उसको नीचे खींच देते हैं एज ए टेल की फॉर्म में उसको नीचे खींच देते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो होता है, म्यू का डेफिनेशन होता है, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब ये चार्ज क्या है, ये क्या मीनिंग है, पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास एक, और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इस वे, इन दिस वे।
ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ये चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम डी नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, डी, आप चाहो तो स्मॉल आर भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्टेंस। बस आपको स्पेसिफाई कर देना है कि आपने जो नोटेशन यूज़ किया है उसका मीनिंग क्या है, करेक्ट। सो हियर द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and distance, the product of a charge and distance between the positive charge and negative charge, इसको ही हम बोलते हैं क्या, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब जो डायपोल मोमेंट होता है इसका यूनिट होगा ज़रूर, तो जब इसके यूनिट की बात आती है तो आपको इसका यूनिट याद रखना है, इसका यूनिट जो होता है वो याद रखना है, और इसको यूनिट को बोलते हैं डी बाई या डी बाई, any word you can use for this notation and this is denoted by capital D, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका यूनिट बनाते हैं तो जब इस डिवाई को आप कन्वर्ट करते हैं, ये चार्ज है, चार्ज का तो यूनिट कूलाम होता है, और डिस्टेंस का, अब हमारा केमिस्ट्री जो है वो CGS को फॉलो करता है। CGS का जो एक सिस्टम होता है मेजरमेंट का, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, आप लोगों ने कभी पढ़े हो या कभी सुना हो तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है MKS, एक होता है CGS और एक होता है FPS। क्या मीनिंग होता है इनका, देखिए, M का मतलब होता है मीटर, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, F का मतलब होता है फुट, K का मतलब किलोग्राम, G का मतलब ग्राम, P का मतलब पाउंड, ओके, और S तीनों में ही सेकेंड होता है। CGS जो होता है जनरली केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, CGS वाला सिस्टम केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और MKS वाला जो सिस्टम होता है उसको फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, और FPS का जो सिस्टम है वो आपका जो UK है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ पे भी हम लोग जो है FPS को ही इन जनरल लाइफ फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि यस व्हाट इज़ योर हाइट, तो आप क्या बताओगे, आप सेंटीमीटर में नहीं बताओगे, सबसे पहले आप फीट में या फुट में बात करोगे, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों की जो ब्लड है उसके अंदर आ गया है। कहाँ से आया भाई, कोई अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया है, ये जो सिस्टम है इसको हमें घोल के पिला दिया है, ठीक है। तो आज भी हम जो है फुट यूज़ करते हैं, फीट यूज़ करते हैं, फुट एंड फीट, ऑल्दो पाउंड का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 1 जो पाउंड होता है, पाउंड क्या है, एक मास को कैलकुलेट करने, मेजर करने का एक यूनिट है जो ब्रिटिशर्स यानी कि UK में यूज़ किया जाता है। एक पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में बताना है या कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इसके लिए आप गूगल गुरु की हेल्प ले सकते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वापस फिर से हम बात कर रहे थे सेंटीमीटर की, क्यों, क्योंकि हमारा तो केमिस्ट्री है, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन देखिए, सेंटीमीटर जो है वो CGS यूनिट है, लेकिन जब हम बात करते हैं SI यूनिट की, तो SI यूनिट में आपको हमेशा MKS को फॉलो करना होगा। तो इसलिए MKS के अंदर जब यहाँ पर बात करते हैं तो इसका यूनिट हो जाता है कूलाम मीटर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक डिवाई में और कूलॉम मीटर में क्या रिलेशन होता है, एक डिवाई कितने कूलाम मीटर के इक्वल होता है। तो आपको याद रखना है 3.33, आगे का भूल जाइए, इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है इसका कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन जो है वो भी पता होना चाहिए, किसका, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। द सेम थिंग यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर फिजिक्स क्लास ऑल्सो। आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें भी आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं और स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको अगर डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज़ इनफ, no need of direction, then that is called scalar quantity. Generally
जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स और स्केलर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो फिजिक्स में कुछ और होती है, फिजिक्स में कुछ और होती है। अब फिजिक्स में क्या होती है, कैसे होती है, हमें नहीं मालूम, हम बात ही नहीं करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, करेक्ट, केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो की जाती है तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसके ऊपर हमारा जो एरो है, एरो उसका क्या होता है, टेल पार्ट, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है हमारा जो एरो है उसका हेड पार्ट। बस इतना सा ही याद रखना है आपको। ये तो इसके लिए हो गया। मान लीजिए अगर मैं इसके लिए अगर डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो H और BR, मालूम है हमें कि जो BR है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, BR के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और H के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सो हियर द डायरेक्शन विल बी इन दिस वे। ये पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शन को ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिवली चार्ज वाले कंपोनेंट या उसकी तरफ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या बताता है हमें, ये जो डायरेक्शन जो है ये हमें क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट इस तरफ है, इस तरफ। मूवमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उनका शिफ्ट जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है कहाँ से कहाँ चला गया। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के बीच में थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, बट ब्रोमाइन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें सिर्फ केमिस्ट्री वाला ही सिंबल यूज़ करना है, केमिस्ट्री का जो साइन कन्वेंशन है वही हमें यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कहानी उल्टी होती है, वहाँ पर जो बातें हैं वो अपोजिट हो जाती है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का याद रखना है। अब आप कहोगे कि सर फिजिक्स भी पढ़नी है, अगर हमें नीट या जेई क्वालिफाई करना है तो फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, और अगर फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो फिर दोनों को ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स वाले सर बोलेंगे कि हमारे वाला याद करो, केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे हैं कि हमारा वाला याद करो। हम किसका याद करें? तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, किसी एक का याद कर लो बस, जो आपको अच्छा लगता है। जो आपका केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री का याद रखो और उसका अपोजिट वहाँ फिजिक्स में सही हो जाएगा। लेकिन आप बोल सकते हो कि मुझे तो फिजिक्स अच्छा लगता है, तो नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स वाला याद कर लीजिए, बट उसका अपोजिट करना है यहाँ पर केमिस्ट्री में, ठीक है। ये तो था एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ही बॉन्ड बना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड हो और उसमें कोई एक सेंट्रल एटम भी होगा ज़रूर। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही ट्राई एटॉमिक होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है, फिर उससे ज़्यादा वालों को हम एक साथ ही निपटा देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। वहाँ पर जो होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर जो डायपोल मोमेंट होता है वो केवल और केवल उनके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट पर ही डिपेंड नहीं करता है। एट द सेम टाइम वो बॉन्ड डायपोल जो होता है, बॉन्ड डायपोल, इसके अलावा जो है वो उन बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल का मतलब इन द स्पेस, जो अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर सम होता है। जितने भी उसके अंदर जो बॉन्ड होंगे उन सभी बॉन्ड्स का वेक्टर सम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ना। चलिए तो बात करते हैं एक अच्छे से प्यारे से एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम किसका, डायपोल मोमेंट का। और डायपोल मोमेंट का एग्जाम्पल देखने के लिए हमारे पास में है H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आप लोगों को कभी ज़रूर बताया होगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है और उसके पास में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसके पास में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसको हम बोलते हैं बेंट। बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ, झुका हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो OH बॉन्ड होते हैं, 2 OH बॉन्ड है यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों के जो बीच का जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री।
इतने डिग्री पर ये दोनों बेंड होते हैं, दोनों OH बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम देखें बात करें तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, उसका जो डायपोल मोमेंट होता है उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है म्यू की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू नेट डायपोल मोमेंट की, ठीक है। वो होता है कितना 6.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलॉम मीटर, ये आता है इसके कैलकुलेशन से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया होगा भाई, देखिए चार्ज को चार्ज को मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, और चार्ज को मल्टीप्लाई किया है किससे, इसकी बॉन्ड लेंथ से, इसकी बॉन्ड लेंथ से। तो ये तो आ गया इसका क्या, नेट डायपोल मोमेंट, किसमें, यूनिट क्या है इसकी, कूलॉम मीटर में। लेकिन अगर आप चाहो कि इसको कन्वर्ट करना चाहते हो डी बाई में, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो डी बाई में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको यूज़ करना होगा 3.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है, बिकॉज 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33, आगे वाला छोड़ दीजिए, 1.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30 कूलॉम मीटर, ये है क्या, इसका कन्वर्जन फैक्टर, अगर आपको इसको डिवाई में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो देखिए हमें पता है, चलिए मैं एक डिफरेंट कलर का यूज़ करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिख जाएगा, तो इसको मैं दिखाने के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, और ये है इनका बॉन्ड, ये है इनका बॉन्ड, जिसका बॉन्ड एंगल है आपका 104.5 डिग्री, 1.450 डिग्री, ठीक है, 104.5 डिग्री। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करके देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यानी यहाँ से जब आप इसका वेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो वेक्टर हैं ऐसे, और ये जो दो वेक्टर हैं, ये जो दो वेक्टर है, इनका जो एंगल है, इनका जो एंगल है वो एंगल कितना है, इनका जो एंगल है वो कितना है 104.5 डिग्री, ऐसे दो वेक्टर हैं। अब इसको जब आप आगे की ओर इंक्रीज करोगे तो ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, इनके बीच का एंगल कितना है 104.5 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना आएगा, ये रिजल्टेंट होगा इसका, जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, आर वेक्टर। ये मान लीजिए कोई भी वेक्टर, आप जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर और ए वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके बॉन्ड एंगल पर भी डिपेंड करेगा। और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर पॉजिटिव साइन, तो ये ऐसा इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। इसको ही हम बोलेंगे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो इसको जब आप कन्वर्ट करके देखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.85 डी फॉर डायपोल मोमेंट, डी फॉर डायपोल मोमेंट, ठीक है। इजी एग्जांपल है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास में, एक और एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो बेरिलियम जो है वो तो क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है और उसने दो क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ये Cl बॉन्ड ये Cl बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बट इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये कहता है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है ना, उसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो लोग खींच रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, मतलब उसका मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इक्वली होना चाहिए। पता चला एक तरफ तो कोई एकदम कमज़ोर आदमी है, बिल्कुल
जिसको हम बोलते हैं कि बीमार आदमी, और एक तरफ कोई मेरी तरह एकदम तंदुरुस्त आदमी है, तो जो तंदुरुस्त है वो क्या करेगा, ज़्यादा जोर लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो उस कंडीशन में तो ये फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो वेक्टर है ना, ये दोनों इक्वल हैं, और जब दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में जो इसका म्यू होगा दैट इज़ इक्वल टू 0। करेक्ट। तो म्यू 0 होने के लिए क्या है, म्यू 0 होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड 0 ही हो। कई बार डायरेक्शंस जो होती है या बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी इसमें फैक्टर, इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये तो था एग्जाम्पल ट्राई एटॉमिक का। ट्राई यानी 3 एटॉम के मॉलिक्यूल था, इसमें 1 2 3 ये भी 3 ही थे, ये भी 3 ही है। एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, बात करना बनता है। ठीक है, बात करते हैं हम BCl3 की। BCl3 सेंटर एटम बोरोन है इसके अंदर, नो डाउट। और ये जो इसके 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके जो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये तीनों बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर है, तीनों बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इक्वल बॉन्ड एंगल पर है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। अब फिर से वही कहानी आ गई, फिर से वही कहानी आ गई कि एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे कोई एक रखा हुआ है, कोई भी वस्तु, कोई भी एक चीज़, और उसको 3 लोग जो हैं वो 120 डिग्री एंगल पर खींच रहे हैं। 3 लोग उसको 120 डिग्री एंगल पर खींच रहे हैं, तो क्या उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? तो पहले तो हम बात करते हैं इनके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की, बॉन्ड्स के। इस क्लोरीन का और इस बोरोन का कंपैरिजन करके देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इधर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी तो यही कहानी होगी ना कि ये भी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कम थोड़ी ना है, ये बोलेगा मैं भी इधर की तरफ अट्रैक्ट करूँगा। अब इसको आप ऐसे ड्रॉ करके देखिए, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एंगल देखिए तीनों 120। अगर 2 वेक्टर जो इक्वल हो, P वेक्टर 2 इक्वल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों का इक्वल होता है। P और P जो होगा, ये भी तो क्या है, P वेक्टर ही है, तीनों ही इक्वल है ना, क्योंकि तीनों के लिए ही बॉन्ड लेंथ जो है वो भी इक्वल है, तीनों के लिए ही चार्ज का जो वेलोसिटी है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए इन दोनों की अगर हम बात करें, ये 120 डिग्री एंगल पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा, और ये किसके इक्वल होगा, P वेक्टर के। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए आप, किन दोनों को, इन दोनों को, ये इस साइड में जा रहा है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा केस तो हम देख चुके हैं, ये वाला। जब ऐसा केस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो थे बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स। ठीक है, थोड़ा और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, थोड़ा और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ चल के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में 2 एग्जांपल्स है, उन दोनों का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल है आपका अमोनिया का और एक एग्जाम्पल है आपका NF3 का। NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसको पर्टिकुलरली हम बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। बात करते हैं इन दोनों की। तो इन दोनों के अंदर देखिए डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो नाइट्रोजन जो है, अमोनिया वाला जो केस है उसके अंदर डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.9 इंटू 10⁻⁻, कितना 30 कूलॉम-मीटर, 30 कूलॉम-मीटर। ये तो गिवन है इसके लिए। इसकी बात करते हैं तो इसके लिए NF3 जो है, इसके लिए जो है डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.8 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम-मीटर। अब देखिए मैं कूलॉम-मीटर को यहाँ पर कन्वर्ट करने वाला नहीं हूँ, किसमें, DY में। क्यों? क्योंकि अब आप लोग समझदार हो गए हैं, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है। बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की पहले कि भाई ऐसा क्यों हुआ। दोनों के अंदर सब कुछ सेम ही है, इसमें एक सेंट्रल एटम है, उसमें भी एक सेंट्रल एटम है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 फ्लोराइन बॉन्ड एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, वहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, सब कुछ सेम था। फिर ऐसा क्यों हो गया, इनका डायपोल मोमेंट इतना डिफरेंट क्यों आ गया? तो इसका वजह है यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो है उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से देखिए क्या होता है। पहले आपको नाइट्रोजन इसकी स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। ये है आपका नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर 2 डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन के ऊपर जो है बॉन्ड बनाना है और एक ऐसा बॉन्ड बनाना है। ये 2 बॉन्ड जो है ये तो है प्लेन में, ठीक है, ये 2 बॉन्ड तो क्या है, प्लेन में है। और एक तीसरा जो बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, जो एक तीसरा जो बॉन्ड है वो है प्लेन से बाहर, वो क्या है, प्लेन से बाहर की तरफ है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं इसको हम, पिरामिडल शेप। पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर है ये, पिरामिडल शेप या पिरामिडल ज्योमेट्री भी बोल सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका F दैट इज़ फ्लोरीन एटम। और क्या बात है भैया, चौक क्यों गिर रहा है। ये एक और नाइट्रोजन जिसके पास एक और यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। और एक बॉन्ड जो है इसका वो है आपका प्लेन के बाहर। ये प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर, ये कॉन्सेप्ट भाई आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में दिखाई जाएगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में दिखाई जाएगी। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। ये तो होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करके देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन की, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं, तो सेम कहानी यहाँ पे भी। चलिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखना भूल गया, यहाँ पर फ्लोरीन लिखना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। ये है इसकी डायरेक्शन, ये है इसकी डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है। 3 वेक्टर इन दिस वे अरेंज है। ये है डायरेक्शन किसकी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इन तीनों का, इनका सबका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा। देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है और थोड़ा और पास में मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे एरो चलते हैं, तो सभी एरो जो सामने वाला है उसको लॉस करेंगे, उसको नुकसान करेंगे। ओवरऑल क्या होगा, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे मरने के, क्योंकि सारे एरो का डायरेक्शन एक ही साइड में आ रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और इसकी भी इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी। अगर हम इसके बात करें तो अगर इसके लिए अगर हम देखेंगे
अगर मैं इसके लिए अलग से एक इंक यूज़ करता हूँ, अलग से एक इंक यूज़ करता हूँ, किसके लिए? नेट डायपोल मोमेंट के लिए, नेट डायपोल मोमेंट के लिए, तो उसकी डायरेक्शन आएगी ऐसे नीचे की तरफ, करेक्ट, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है और 3 नीचे की तरफ है, तो एक और एक तो एटलीस्ट कैंसिल हो ही जाएगा। यहाँ पर तो सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ है, सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ऊपर की तरफ। जो मैंने ये वाला इंक यूज़ किया है वो रिजल्टेंट जो है उसको डिनोट करेगा, ठीक है। अब ये सब वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, बस आपको तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में बस इतना सा ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है कहानी, नेक्स्ट जो कहानी है कि जैसे अभी हमने जो बात की है कोवेलेंट बॉन्ड की बात की हमने कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जैसे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है, आयोनिक कैरेक्टर होता है, इन द सेम वे आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसमें भी कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि आयनिक बॉन्ड के अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें रूल्स मिले, हमें रूल्स दिए गए, और जिनके द्वारा रूल्स दिए गए उन्हें हम बोलते हैं फजान्स रूल, दे आर कॉल्ड फजान्स रूल। और ये फजान्स रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फजान्स रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों की बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, टेबल 4.5, टेबल 4.5 इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये टेबल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टेबल के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, और उनके जो आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके डायपोल मोमेंट की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो याद रखना है, वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पर याद रखना है उनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है। देखिए ये जो ज्योमेट्री बनाई मैंने पिरामिडल बोलते हैं इसको भी पिरामिडल शेप बोलते हैं, दोनों ही पिरामिडल शेप की ज्योमेट्री है। वाटर में हमने देखा था बेंट होती है, वाटर में क्या होती है? बेंट। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल देखा था BeCl2 का, BeCl2 एक इधर की तरफ था एक इधर की तरफ था, ऐसी शेप को बोलते हैं हम लीनियर शेप, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 ही एटम है, किसी कंपाउंड के अंदर अगर 2 ही एटम है तो आप मान के चलिए जो इस टाइप का AB टाइप का जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं AB टाइप का कंपाउंड, उसकी जो ज्योमेट्री होगी सिर्फ 2 ही एटम है, तो 2 एटम जो हैं उनके अंदर जब आप बॉन्डिंग करेंगे तो एक इधर होगा और एक इधर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है और रिपल्शन को मिनिमाइज करना होता है। जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कब होता है? अट्रैक्शन से स्टेबल होता है और रिपल्शन से अनस्टेबल होता है। तो आपको करना है रिपल्शन को मिनिमाइज। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, AB एक मॉलिक्यूल है, AB टाइप का एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो उसमें 2 ही तो एटम है, एक बॉन्ड बना है दोनों के बीच में, एक इधर होगा एक इधर होगा। ऐसे केस में जितने भी एग्जांपल आएंगे ना, सब के सब में उनका ज्योमेट्री लीनियर आएगा। ऐसे केसेस में सभी का जो क्या बोलते हैं जिसको ज्योमेट्री लीनियर आएगा। नेक्स्ट आता है आपके एग्जांपल वाटर की तो हमने बात की है अभी। वाटर का जो है डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखना है। वाटर का डायपोल मोमेंट जो है आप लोगों को याद रखना है, और वाटर का डायपोल मोमेंट होता है 1.85 D। वैसे तो कोई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें वैल्यू गिवन होगी आपको, बट फिर भी आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वाटर की जो ज्योमेट्री होती है वो बेंट होती है। इन द सेम वे जैसे वाटर होता है वैसे ही वाटर का ही एक और निचला मेंबर है सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे, वो बनाता है H2S, उसकी भी ज्योमेट्री बेंट होती है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। बात तो वही आ गई कि इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। और सॉरी ये 0 है, डायपोल मोमेंट 0। और एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसके अंदर 2 अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स को हमने शो किया है तो उसकी ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड
दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट आता है Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल। Ab3 का मतलब जिसके अंदर एक A सेंट्रल एटम होगा, एक A सेंट्रल एटम होगा और उसके चारों तरफ 3 अदर एटम्स होंगे जो बॉन्डेड होंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेशल केस याद रखना है एंड दैट इज Bf3। चाहो तो आप BCl3 बोल दो, चाहो तो आप Bf3 बोल दो, बात एक ही है। इनके अंदर जो है इनका जो म्यू होता है वो होता है 0 और जिनका म्यू 0 है तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है जैसे ये एक एटम है A, इसके पास में एक एटम है B और एक एटम इधर है B और एक एटम इधर है B। ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है ये बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी ये जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्टर्ब कर देगा। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना इनको डिस्टर्ब कर देगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, ये जो तीनों बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है। बीच में मैंने यहाँ पर बना दिया जैसे A और एक बॉन्ड इधर निकल गया, एक बॉन्ड इधर निकल गया, एक बॉन्ड इधर निकल गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बॉन्ड इधर निकल गया, एक बॉन्ड इधर निकल गया, फिर इनको यहाँ से ऐसे करके मैंने यहाँ पर बना दिया। ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्राइगोन बन रहा है, ट्राइगोन का मतलब ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राइगोनल। करेक्ट। नेक्स्ट है तो Bf3 के केस में इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये वाला एग्जांपल। लेकिन 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 जैसे ही नाइट्रोजन के अंदर या किसी सेंट्रल एटम के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर उस कंडीशन में प्लेनर से वो बन जाता है पिरामिडल। प्लेनर से वो क्या हो जाता है, पिरामिडल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये प्लेनर में है स्ट्रक्चर पहले से ही। यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम है इसके पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर को मैंने ऐसे करके डिनोट किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में है लोन पेयर ऊपर की तरफ। ये लोन पेयर जो है इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में और इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। हम चाहते हैं रिपल्शन मिनिमम हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे वाले जो प्लेन वाले बॉन्ड हैं ये क्या करते हैं, थोड़े से नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं। नीचे की तरफ बेंड होने का मतलब क्या होता है, पहले जैसे ये बॉन्ड ऐसे था तो अब ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पर ऐसा था, पहले प्लेन था, वो भी ऐसा हो जाएगा। और एक बॉन्ड जो सामने की तरफ था, सामने कैसे बनाऊँ, चलो ऐसे देख लीजिए, वो भी ऐसे चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। Sometime it also happens that it is a AB4 type of molecule, AB4 type of molecule. And when it comes the example of AB4 type of molecule, then the very known example, very well known example is methane. What is that? Methane. जो मीथेन होता है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उनको आपको कैसे डिनोट करना होता है, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं मीथेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसकी बॉन्डिंग को बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है कुछ कुछ आपको कैसी दिखती है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है दिस इज कॉल्ड, इसकी वैल्यू होती है 109.28 मिनट। 109 डिग्री है, 109 तो डिग्री है। और ये जो 28 लिखा है ये इसके ऊपर जो एक मैंने प्राइम जैसा सिग्नल लगाया है, साइन लगाया है, सिंबल लगाया है, उसको हम बोलते हैं मिनट। सो ऑलमोस्ट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये है 109.5 डिग्री। अब इसमें सभी बॉन्ड जो है वो इक्वली अरेंज्ड है, सभी बॉन्ड जो है वो क्या है, इक्वली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपाउंड है उसका जो ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं क्या,
टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। और इस केस में इसका जो म्यू आता है दैट इज डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही, जिसके अंदर बॉन्ड बना रखा है, कार्बन है और उसके साथ में 4 एटम्स ने बॉन्ड बना रखा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंट एटम है, एक डिफरेंट एटम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको आपको क्या करना है, टॉप पे रखना है। कैसे रखना है, उसको टॉप पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही बनती है, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो तो कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल ही बनती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू के कैलकुलेशन में। कैसे प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन और क्लोराइन की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कार्बन एंड क्लोराइन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरिजन करते हैं, देन क्लोराइन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, एंड इन दैट वे द इलेक्ट्रॉन्स और द electrons of shared pair that will be attracted towards chlorine. That is why यहाँ पर इस particular bond के लिए जब आप इसका वेक्टर साइन बनाते हैं, डायपोल मोमेंट का जब आप वेक्टर साइन बनाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है, क्लोरीन की तरफ। किसकी तरफ होती है, क्लोरीन की तरफ। और इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनकी डायरेक्शन जो है वो इसकी तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ और इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, नेट डायपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू कुछ नॉन जीरो आएगी। कितनी आएगी वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन वो नॉन जीरो आएगी। मैंने आपको ये बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एक आपको वाटर के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट याद रखना है, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। समटाइम दिस मे बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। अगर हम ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड व्हाट इज़ द डायपोल मोमेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये थी कहानी डायपोल मोमेंट की। और इसके बाद में देखिए हम बात कर रहे थे फजान के रूल की, ठीक है। फजान का रूल जो है वो हमें क्या बताता है, फजान का रूल जो है या उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, फजान के रूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए फजान ने कुछ रूल बताए थे, ठीक है। ओवरऑल कुल मिला के 3 रूल है और इन तीनों रूल्स को आपको क्या करना है, बाय हार्ट प्रिपेयर करना है। किसके लिए बाय हार्ट आपको प्रिपेयर इसलिए करना है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बिकॉज योर क्लास 11th एग्जाम इज थियोरेटिकल एग्जाम, ओके। यहाँ पर आपको कोई चॉइस तो मिलेगा नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फजान्स रूल। तो सिर्फ 3 पॉइंट की बात है। पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर किसी कैटाइन का साइज छोटा है और एनाइन का साइज बड़ा है तो उससे क्या होगा, जो आयनिक बॉन्ड बनेगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि चार्ज की बात करता है। पहला पॉइंट साइज के ऊपर बेस्ड है, सेकेंड पॉइंट जो है वो चार्ज के ऊपर बेस्ड है। कैटाइन के ऊपर मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए और जो आपका क्या बोलते हैं एनाइन जो है उसके ऊपर कम से कम चार्ज होना चाहिए। तो ऐसा होने पर भी जो है कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक बॉन्ड का ज़्यादा होगा। थर्ड जो पॉइंट है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों ही सेम हो, तो मीन्स चार्ज भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो क्या करेंगे किसके, तो उस कंडीशन में कैटाइन के लिए हमें याद रखना है कि उस कैटाइन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के जैसा हो, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, n-1 D0 NS0, तो उस कंडीशन में जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो NH2 NP6 जैसा,
जो कि एल्कली अर्थ मेटल के कैटायन के जैसा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैटायन जो होगा वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा। और इसका मीनिंग ये है कि जब कैटायन एनायन को ज़्यादा पोलराइज करता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और उससे क्या होगा, जो दोनों हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यही सेम थिंग होती है जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें दो न्यूक्लियस के बीच में जरूरी नहीं है दो ही हो, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका हम फॉर्मेशन करके बताते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं ये सब बातें ही बताती है हमें फजान रूल के हेल्प से। ठीक है, तो ये है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी जिसको हम बोलते हैं VSEPRT। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।